हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इकोविजनर एंड आज हम देखते हैं डिमांड की नेक्स्ट क्लास। तो इलास्टिसिटी के हमने प्राइस इलास्टिसिटी के दो फॉर्मूले करे थे लास्ट क्लास में। एक था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इसी से हमने एक और फॉर्मूला भी करा था इलास्टिसिटी का, शॉर्ट फॉर्म में EL लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम शॉर्ट P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P, जहाँ पे P होता है ओल्ड प्राइस, Q ओल्ड क्वांटिटी, डेल्टा P होता है चेंज यानी न्यू माइनस ओल्ड प्राइस, और डेल्टा Q न्यू माइनस ओल्ड क्वांटिटी। अब कोई फार्मूला भूल जाए तो मैंने शॉर्टकट बताया था, इसका फार्मूला ऐसे याद रख सकते हो। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में पहले P आता है, फिर Q आता है, PQR, PQ इंटू डेल्टा लगा के ऊपर उल्टा कर दिया। डेल्टा का होता है न्यू माइनस ओल्ड, और इसको भी आप अल्फ़ाबेटिकली देख सकते हो LMNO, N माइनस O, ताकि पेपर में गलती ना हो। तो ये मैं लास्ट क्लास में यहाँ तक बता चुका हूँ, पर रिवाइज इसलिए मैंने करवा दिए क्योंकि अभी हमें इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो फटाफट से हम कुछ केसेस देख लेते हैं इसके। तो मैं क्वेश्चन भी साथ साथ ओरल बोलता रहूँगा, आप लोग वो भी लिखते रहना, और फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे। मान लो क्वेश्चन में हमें गिवन है प्राइस और क्वांटिटी ओल्ड वाले हमें गिवन है। मान लो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है, और क्वांटिटी चेंज फ्रॉम 100 to 80। इलास्टिसिटी के ये क्वेश्चन शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। प्राइस हो गया 5 से 6 और क्वांटिटी 100 से 80। ये वाला फॉर्मूला लगा दे। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, P ओल्ड 5 Q ओल्ड 100 डेल्टा Q न्यू माइनस ओल्ड 80 माइनस 100 माइनस 20 डेल्टा P 6 माइनस 5 1। तो आंसर आ गया -100 अपॉन 100 -1। आंसर माइनस में ही आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, क्योंकि अगर P बड़ा होगा तो Q गिरा होगा, या P गिरा होगा तो Q बड़ा होगा। एक ना एक इसमें से डेल्टा माइनस आएगा, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी के आंसर के साथ माइनस लग जाता है। और ये माइनस मैथ्स वाला माइनस नहीं है कि हम कहें 0 से कम हो गई इलास्टिसिटी, नहीं, ये माइनस रिलेशनशिप की वजह से आया। वैसे देखा जाए तो हम बोलेंगे 1 है इलास्टिसिटी, मतलब जितना परसेंट क्वांटिटी बदल रही है उतना परसेंट प्राइस। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का। ऊपर फॉर्मूला मैं लिखे रहने दे रहा हूँ, क्वेश्चन नीचे करते हैं। क्वेश्चन 2, ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है जहाँ कोई मिसिंग फिगर हो, कोई बात नहीं, जो मिसिंग है उसको x ले लेंगे। तो फॉर्मूला P बाई Q ओल्ड P 5 Q 100 इंटू डेल्टा Q, तो लेट न्यू Q इज इक्वल टू x, और ओल्ड है 100, तो यहाँ आ गया x माइनस 100 अपॉन डेल्टा P 1, और ये इलास्टिसिटी हमें गिवन है -1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। -1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई 5/100, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 इज इक्वल टू 5x माइनस 500 अपॉन 100, 100 इधर चला गया, तो x आ गया हमारा 80। तो ये अब इसमें मैं न्यू प्राइस मिसिंग कर दूं, ओल्ड प्राइस मिसिंग कर दूं, कुछ भी एक चीज़ मिसिंग कर दूं, तो वो आप कर सकते हो उसको x लेके। तो मैं थोड़ा डिफरेंट वैरायटी करता हूँ। क्वेश्चन 3, इसके अंदर ये P बाई Q वाला तो नहीं चलेगा, क्योंकि ओल्ड Q मिसिंग है, न्यू Q मिसिंग है, और अगर चलाओगे भी तो बहुत ज़्यादा मैथ्स लगानी पड़ जाएगी। इसकी बजाय ये वाला कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमें गिवन है 10%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम निकाल लेते हैं
लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला बताया था। वैसे तो बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, कितने से कोई चीज़ चेंज हुई अपॉन वो ओल्ड कितना था। तो ये आ गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला, चेंज इन प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। तो ये आ गया चेंज हुआ है 1, ओल्ड था 5 इंटू 100, तो ये आ गया 20% प्राइस का चेंज। अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा लो, ये ऊपर लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, वो है 10%। पर एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि प्राइस बड़ा है 5 to 6, तो क्वांटिटी माइनस हुई होगी। तो ये जो चेंज लिखा है, अब इसको इंक्रीज बाय 10 माने या डिक्रीज बाय 10 माने, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो पब्लिक क्वांटिटी कम खरीदेगी, यानी ये -10%। अगर प्राइस कम हो रहा होता 5 to 4, तो पब्लिक ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करती, तो ये होता +10। अभी फिर इसको क्या माने, प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी डिक्रीज हुई होगी 10%, यानी ये होगा -10% असल में। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्वांटिटी का चेंज -10% अपॉन प्राइस का चेंज 20%, तो आंसर आ गया -0.5। तो ये मैं अलग अलग जो हर एक वैरायटी है सबकी अलग अलग वो करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड इलास्टिसिटी। कोई बात नहीं, प्राइस क्वांटिटी एक्सपेंडिचर एक नया कॉलम क्वेश्चन ने हमें दे दिया, क्वांटिटी नहीं दी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 5 रुपये का मान लो पेन है और मेरे 500 रुपये खर्च हो गए, 5 रुपये वाले पेन पे 500 रुपये खर्च हो गए, तो कितनी क्वांटिटी खरीदी मैंने, 100। तो ये निकाल लिया, 5 का पेन 500 रुपये खर्च हो गए, तो खरीदा होगा 500 अपॉन 500। 6 रुपये के पेन पे 480 खर्च हो गए, तो कितने खरीदे होंगे, 480 बाय 6, 80। अब इलास्टिसिटी निकाल लो, P बाय Q ओल्ड 5 बाय 100, डेल्टा Q न्यू माइनस ओल्ड, ये ओल्ड होता है, ये बाद वाला न्यू, -20, डेल्टा P 1, तो इलास्टिसिटी आ गई -1। एक और करा देते हैं, छोटा सा ही है। तो डेल्टा Q बाय Q दे रखा है -0.6, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100। तो चेंज इन Q अपॉन ओल्ड Q ये हमें गिवन है -0.6 इंटू 100 हम लगा देते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आ गया -60%। और इलास्टिसिटी हमें गिवन है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऊपर रखना है, यानी -60% अपॉन, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसको इधर ले जाते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया -60% अपॉन -0.75। तो ये आ गया हमारा 80%, और ये प्लस वाला 80% है, क्योंकि क्वांटिटी तो माइनस हो रही है, तो प्राइस पक्की बात है प्लस हो रहा होगा, और वैसे भी माइनस माइनस कट गए हैं तो आंसर प्लस ही आएगा। आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना,
अगर क्वेश्चन में प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, या प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी गिरनी चाहिए, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में ही निकलेगी। और अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में इलास्टिसिटी प्लस गिवन भी है, मान लो इस क्वेश्चन में इलास्टिसिटी गिवन होती प्लस 0.6 और वो भी डिमांड चैप्टर की, तो भी सॉल्व करते वक्त मैं उसको माइनस करके ही सॉल्व करता, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बाय डिफ़ॉल्ट माइनस साइन हम खुद ही लगा देते हैं सॉल्व करने के लिए, ताकि प्लस माइनस का आंसर गलत ना आए। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, मैं यहाँ प्लस 0.6 लिख के सॉल्व कर दूँ, यहाँ प्लस 60%, तो आंसर आता माइनस 80%, तो वो गलत हो जाता। क्वांटिटी भी माइनस में जा रही है और प्राइस भी माइनस में जा रहा है, ये नहीं हो सकता। तो इलास्टिसिटी के साथ आप माइनस हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो भी लगा देना। जैसे कि मैंने बताया, अगर इस क्वेश्चन में नहीं है माइनस तो भी सॉल्व करते वक्त लगा के ही करना पड़ेगा। तो ये होगी हमारी इलास्टिसिटी के अलग अलग केसेस न्यूमेरिकल के। और आगे बढ़ते हैं। नोट, जो मैंने पहले भी बोला था, माइनस साइन शोज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। पर इलास्टिसिटी में अगर मान लो हमसे पूछा जाए इलास्टिसिटी ऑफ x है -2 और इलास्टिसिटी ऑफ 5 है -5, इलास्टिसिटी ऑफ y है -5, तो इसमें से बड़ा कौन? तो अब इसमें मैथ्स वाला रूल नहीं लगाना। मैथ्स तो कहती है कि -2 बड़ा है -5 से। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स लगा रहे हैं और हम ऐसे क्वेश्चनों में बोलेंगे माइनस साइन, तो एक नोट डाल देंगे, ये वाला नेगेटिव रिलेशन की वजह से आता है। और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जितना क्वांटिटी का रिस्पांस ज़्यादा आ रहा है उतना वो ज़्यादा इलास्टिक है। और x के केस में ये रिस्पांस है 2 गुना का, 2 टाइम्स। माइनस साइन तो सिर्फ रिलेशन के लिए है। और y के केस में ये रिस्पांस है 5 टाइम्स। यानी प्राइस अगर 1% बदलेगा दोनों में तो इधर रिस्पांस आएगा 2% और इधर आएगा 5%, यानी उसके 5 गुना। तो ज़्यादा इलास्टिसिटी मतलब क्वांटिटी का ज़्यादा रिस्पांस, तो वो आ रहा है y में। तो हम आंसर बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ y इज़ मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ x, क्योंकि 5 टाइम्स इज़ मोर देन 2 टाइम्स। तो रिस्पांस इलास्टिसिटी का यहाँ 5 गुना है, क्वांटिटी का रिस्पांस 5 गुना है, यहाँ 2 है। यानी बड़ा कौन कहते वक्त माइनस साइन को इग्नोर कर देना है। वो सिर्फ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए या थ्योरेटिकल बात है नेगेटिव रिलेशन बताने के लिए। वरना ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ज़्यादा बड़ी इलास्टिसिटी या ज़्यादा क्वांटिटी रिस्पांस किसका है, तो आप बोलोगे -5 यानी y का। ऐसे ये भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो मैं बोलूँ इलास्टिसिटी ऑफ x है 0 और y है -5, तो हमें लगेगा मैथ्स के हिसाब से शायद 0 बड़ा है, पर ये तो 0 रिस्पांस है, इसका 5 टाइम्स रिस्पांस है, तो y ज़्यादा इलास्टिक है। तो माइनस साइन हटा के देखना होता है हमें अगर ये पूछा जाए बड़ा कौन। बाकी न्यूमेरिकल्स में तो माइनस हम लोग डालते ही हैं, क्योंकि फिर रिलेशन तो हमें सही दिखाना है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं इलास्टिसिटी के डिफरेंट केसेस विद डायग्राम। तो पहले देख लेते हैं इलास्टिसिटी मोर देन 1। अब कईयों को लगेगा इलास्टिसिटी तो माइनस है, मोर देन 1 कैसे होगी? तो फिर वही बात है, माइनस साइन तो सिर्फ मैथ्स के रिलेशन की वजह से आ जाता है। तो अगर इलास्टिसिटी -5 है तो बोलेंगे उसको मोर देन 1 ही चल रहा है। इसका मतलब हो गया क्वांटिटी का रिस्पांस 1 से तो ज़्यादा है, -5 मतलब 5 गुना है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ।
हमने इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लो प्राइस है P, क्वांटिटी है Q, ये एक पॉइंट आ गया, मान लो पॉइंट का नाम रख दिया हमने A। अब कुछ भी कर सकते हो, क्वांटिटी बढ़ा लो तो प्राइस गिरा लो, या क्वांटिटी गिरा लो प्राइस बढ़ा लो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो मान लो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये हो गया -50% और नीचे हो गया 10%, तो आंसर तो आ रहा है -5, पर माइनस तो मैथ्स के रिलेशन की वजह से इसका रिस्पांस इससे 5 गुना ज़्यादा है, तो इसे बोलेंगे मोर देन 1 है। अब इसको प्लॉट कैसे करें? क्वांटिटी को कर रहे हैं -50%, -50 यानी लगभग आधा कर दिया Q डैश। प्राइस को प्लस करना है पर हल्का सा 10%, बिल्कुल हल्का सा, यानी अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये बस 1 सेंटीमीटर P डैश। अब प्लॉट करके देखो कहाँ आ रहा है, ये यहाँ मैच हो रहे हैं। मान लो पॉइंट है B, इस न्यूमेरिकल्स की जो मैंने एक वैल्यू ली है उसको मैंने यहाँ प्लॉट करके अंदाजे से कर्व बना लिया। अब जो ये कर्व बनेगा A और B इस लाइन को ज्वाइन करके, इसका नाम होगा कि ये इलास्टिक डिमांड है, यानी इलास्टिसिटी मोर देन 1। मोर देन 1 होता है उसे बोलते हैं हम इलास्टिक है, इलास्टिक डिमांड। तो बड़ा ही फ्लैट कर्व बनेगा, ये फ्लैट ऐसे आगे तक जा रहा, क्योंकि क्वांटिटी का रिस्पांस ज़्यादा है। आप रिवर्स भी कर सकते हो, इसको ले लो +50, इसको ले लो -10, तो भी सेम डायग्राम बनेगा। यहाँ आ जाएगा ये जरा सा, ये आ गए, सेम डायग्राम बनेगा। चाहो तो बना के देख लेना अपने आप। अब करते हैं केस 2। केस 2 हो गया हमारा इन इलास्टिक। स्टैंडर्ड होता है हमारा 1, ये 1 से छोटा, तो इसे बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं अपना। अब की बार देखो, माइनस को यहाँ हम सिर्फ ग्राफ बनाते वक्त या रिलेशन समझाते वक्त यूज़ करते हैं, बाकी लेस देन 1 का मतलब है इसका रिस्पॉन्स कम है, इसका ज़्यादा है। तो मान लो अब की बार हम इसे कर लेते हैं -10% अपॉन 20%। कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, पर इसको छोटा इसको बड़ा, ताकि 1 से कम आए। और माइनस साइन तो सिर्फ मैथ्स वाला साइन होता है। तो आंसर आ गया 0.5। माइनस तो मैथ्स के कारण आया, रिलेशन की वजह से वो हटा दिया, तो ये हो गया लेस देन 1। 0.5 इज़ लेस देन 1। इसे बोलते हैं इन इलास्टिक। प्लॉट करके देखते हैं फिर से वही तरीका, ये P ये Q, ओल्ड पोजीशन, पॉइंट आ गया A। अब अलग कलर से बना रहा हूँ, समझाने में इजी हो जाए, ताकि क्वांटिटी हुई -10%, हल्की सी कम Q डैश। प्राइस हुआ +20%, इससे डबल P डैश। चेक करते हैं ये कहाँ मैच हो रहे हैं। ये आ रहा है पॉइंट B। A और B को ज्वाइन कर दो, बड़ा स्टीप कर्व बन रहा है। इस कर्व का नाम हो जाएगा इन इलास्टिक डिमांड, मतलब लेस देन 1। बड़ा स्टीप कर्व होगा ये, पिछली बार बड़ा फ्लैट था, तो केस 2 भी हो गया। केस 3 0 कर देते हैं इलास्टिसिटी। ज़ीरो का मतलब होता है न्यूमरेटर में 0 आ जाए और अपॉन 10%, 20% कुछ भी कर लो तो आंसर होगा 0। मतलब कि क्वांटिटी का चेंज है 0%,
तो इलास्टिसिटी भी हो गई ज़ीरो। क्वांटिटी एक जगह पे अड़ गई, कोई चेंज ही नहीं कर रही, फिक्स हो गई क्वांटिटी। चेक करते हैं पी क्यू। ब्लैक कलर से जो बनाता हूँ ये होती है हमेशा ओरिजिनल पोजीशंस पॉइंट ए। क्वांटिटी चेंज इज़ 0%, 0% मतलब ये यही रहेगा। प्राइस हो गया +10%। मान लो अलग कलर से करते हैं इसको, +10, -10 भी कर लेते तो भी वही फ़र्क, कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। प्लॉट करते हैं, क्वांटिटी वही, ये आ गया बी। अब ए और बी को ज्वाइन करने से डिमांड कर्व आता है, तो ये कुछ इस टाइप का आ रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसे बोलेंगे इलास्टिसिटी ज़ीरो। और ज़ीरो होता है एकदम कम से कम लेवल की जो इलास्टिसिटी है। माइनस साइन तो मैं फिर बोल रहा हूँ, वो तो सिर्फ रिलेशन के लिए होता है, कम से कम होती है ज़ीरो। तो इसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली मतलब बिल्कुल हद से हद ज़्यादा अगर हम देखें तो बिल्कुल ही इन इलास्टिक है, मतलब ज़ीरो इलास्टिसिटी, ज़ीरो। क्वांटिटी ओ क्यू पर फिक्स हो गई, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, 0% चेंज, तो इलास्टिसिटी भी रहेगी ज़ीरो। क्योंकि जब क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही तो 0% चेंज मतलब फिक्स। तो लॉजिक से भी वैसे ही बन जाएगा कर्व कि बिल्कुल क्वांटिटी एक ही रहे, ना कभी उधर ना कभी इधर। तो कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगला केस फोर्थ, इनफाइनाइट। अब कोई चीज़ इनफाइनाइट कब आएगी? डिनोमिनेटर में 0% कर दो, ऊपर 10, 20 कुछ भी कर लो, तो आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। चेक करते हैं, ओल्ड पोजीशन पॉइंट ए, न्यू पोजीशन रेड कलर से, क्वांटिटी हो गई +10 या -10, कुछ भी कर सकते हो ऐसे केसेस में, +10। प्राइस चेंज 0% मतलब प्राइस जो है वही रहेगा, P प्लॉट करके। और ए बी लाइन को जब हम ज्वाइन कर दें ए और बी पॉइंट्स को, तो आ जाता है हमारा डिमांड कर्व। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, इसको ज्वाइन करता हूँ और एक्सटेंड कर दिया। इनफाइनाइट मतलब हद से ज़्यादा बड़ा इलास्टिसिटी, तो परफेक्टली इलास्टिक। तो ध्यान देना है, पहला केस जो करा था उसका नाम था इलास्टिक, मतलब ठीक है बड़ी वैल्यू है, इलास्टिसिटी है 5 आ रही थी उसमें, बड़ी वैल्यू है, 1 से तो काफ़ी बड़ी है 5, पर परफेक्टली इलास्टिक मतलब हद से ही ज़्यादा, बिल्कुल इनफाइनाइट वैल्यू, तो वो बन गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फोर्थ केस। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ केस। फिफ्थ, 1 एट ऑल पॉइंट्स, इलास्टिसिटी इज़ 1 एट ऑल पॉइंट्स। अब इस ग्राफ को बस थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं इतनी सिंपल तरीके से प्लॉट करके नहीं समझा सकता, इसके पीछे मैथ्स काम कर रही है। तो मैथ्स कहती है कि अगर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तो ऐसे में हर पॉइंट पे कहीं भी जो परसेंटेज चेंजेस आ रहे हैं इन दोनों एक्सिस के, वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पे वो सिंपल तरीका नहीं हो सकता ए बी 2 पॉइंट निकाले ज्वाइन करा, क्योंकि हमारे सिलेबस में है 1 एट ऑल पॉइंट्स। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, या जिसके पास मैथ्स है उसको पता होगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो परसेंटेज चेंज है हमेशा कहीं भी वो सेम रहते हैं, इसका परसेंटेज चेंज और इसका परसेंटेज चेंज। तो 1 एट ऑल पॉइंट ये याद रखना पड़ेगा, बाकी 4 मैंने आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन से बता दिया, क्योंकि इसके पीछे मैथ्स है और वो मैथ्स तो हमारा मेन सिलेबस नहीं है, तो ये बस याद करना है आपको। अगला क्वेश्चन, छोटा सा एक नोट टाइप भी लिख लो, जैसे भी क्वेश्चन बना लो, या तो 2 कर्व्स गिवन है हमें, मान लो D1
एक अलग कलर से बना देता हूँ D2। और हमसे ये पूछा गया कि इन दोनों में से ज़्यादा इलास्टिक कौन है। तो मान लो ये ओरिजिनल पोजीशन है इनकी, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं PQ। अब क्वेश्चन कह रहा है कौन ज़्यादा इलास्टिक है इन दोनों में से। तो ट्राई करके देखते हैं हम कैसे करना है ऐसे को। पहले तो आप यहीं तक लिख लो, ये तो हो गया क्वेश्चन, इलास्टिक कौन है। अब आंसर कैसे देना है वो मैं बता रहा हूँ। प्राइस चेंज हुआ मान लो इतना, P डैश दोनों में, और D1 की क्वांटिटी में जो जंप आया, D1 को ब्लैक कलर से ले लेते हैं, वो आया QQ1। इतना प्राइस गिरा, इतनी इसमें जंप आई QQ1। अब D2 को देखते हैं, सेम प्राइस यहाँ भी गिरा पर इसमें जंप आ रही है ज़्यादा, QQ2 इतनी बड़ी। तो इसका मतलब ज़्यादा इलास्टिक हो गया हमारा D2 कर्व, क्योंकि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये क्वांटिटी की परसेंटेज ज़्यादा चेंज हो रही है जबकि प्राइस की परसेंटेज दोनों में सेम आ रही है। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ D2 मोर देन D1। क्योंकि ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, QQ2 मोर देन QQ1, इसीलिए क्वांटिटी D2 की ज़्यादा परसेंट से चेंज हो रही है। और इलास्टिसिटी का ये फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे वाला फैक्टर डिनोमिनेटर तो सेम ही है PP डैश वाला, तो वो परसेंटेज सेम आएगी, ये QQ2 वाली बड़ी है। तो ये भी एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हमारे सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है, तो कहीं लिखूं या ना लिखूं वो प्राइस इलास्टिसिटी ही पढ़नी है। मतलब प्राइस के बदलने पे क्वांटिटी में रिस्पॉन्स, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं इलास्टिसिटी ज़्यादा आएगी या कम आएगी, ये देखना है अब हमें। तो पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्टकट आप लोग ओरल लिख सकते हो साइड में। जब क्वांटिटी में ज़्यादा रिस्पॉन्स आए, ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज आए, तो उसे बोलेंगे हम ज़्यादा इलास्टिक। मान लो हमने कुछ प्राइस चेंज किया और दो चीज़ों में जिसमें क्वांटिटी में ज़्यादा बड़ी जंप लगी या ज़्यादा फॉल आई, तो यानी परसेंटेज चेंज क्वांटिटी की बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसको बोलेंगे ज़्यादा इलास्टिक। और जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा अप डाउन ना करे तो वो हो गया हमारा लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। ये रूल याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नॉट अवेलेबल। मैं सिंपल करके लिख रहा हूँ, आपको बस पेपर में ऐसे लैंग्वेज बना लेनी है, सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल फर्स्ट पॉइंट और इसमें सेकंड। मान लो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, पेप्सी, कोक, स्प्राइट, 7 अप, ये वो बहुत सारे अवेलेबल हैं, और एक ने 10% अपना प्राइस बढ़ा दिया। अब उसके प्राइस बढ़ाते ही उसकी क्वांटिटी में फॉल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि लोग भाग जाएंगे उसके सब्स्टिट्यूट्स पे। तो क्या हुआ, इसके अंदर क्वांटिटी का रिस्पॉन्स ज़्यादा है। मैंने एग्जांपल बताया, प्राइस बढ़ गया मान लो 10% पेप्सी का, तो पेप्सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा फॉल कर जाएगी क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है। तो क्योंकि क्वांटिटी रिस्पॉन्स मोर है तो इलास्टिसिटी भी मोर है, ज़्यादा इलास्टिक है। सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस 10% अप गया,
इसकी क्वांटिटी डाउन जानी चाहिए थी, पर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जा सकती क्योंकि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसकी क्वांटिटी में जो फॉल आएगा बहुत हल्का, और जब क्वांटिटी में चेंज बड़े हल्के से रहते हैं तो उसे बोलते हैं हम लेस इलास्टिक। क्वांटिटी रिस्पॉन्स लेस, तो इलास्टिसिटी भी होगी लेस। सिंपल करके आप ऐसे नोट कर सकते हो अभी। उसके बाद स्टडी मटेरियल या कोई बुक जो आपकी हो वो चेक कर लेना, यही लैंग्वेज मिलेगी जो मैं बोल रहा हूँ। चाहो तो जो मैं बोल रहा हूँ पॉज करके वो लिख भी सकते हो, जो मैंने एग्जांपल्स बोले इलेक्ट्रिसिटी वाला, पेप्सी वाला, वो लिख लो तो वैसे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ तो सब एक एक ऐसे एग्जांपल लिखने, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। मैं ओरल एग्जांपल बता रहा हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हो। सेकंड, नेचर ऑफ गुड। और समझने के लिए बस इतना लिख रहा हूँ, मैंने प्राइस इंक्रीज़ किया है मान लो 10% सब जगह, मैं ऐसे एग्जांपल मान लेता हूँ, और क्वांटिटी के रिस्पांस को नोट कर रहा हूँ। चलो लग्जरी गुड, लग्जरी गुड का प्राइस हल्का सा भी अगर बढ़ा 10% या कुछ भी एक फिक्स, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी क्योंकि वो मजबूरी नहीं है हमारे लिए लेना, सब लोग उसकी क्वांटिटी गिरा देंगे। तो क्वांटिटी रिस्पांस मोर, तो इलास्टिसिटी भी मोर। वही की वही लाइन लिखनी है कि इसके हल्के से, मैं ओरल बोल रहा हूँ, इसका हल्का सा प्राइस भी बढ़ गया तो क्वांटिटी में फॉल बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है, तो लग्जरी है, इसको अवॉइड करा जा सकता। और क्वांटिटी फॉल मोर, इलास्टिसिटी मोर। नेसेसरी आइटम है, जैसे नमक खरीदना है, नमक का प्राइस मान लो 10% बढ़ भी गया तो भी मैं नमक लूँगा जितना मुझे चाहिए, उसकी क्वांटिटी में फॉल नहीं आएगा, तो वो हो गया इलास्टिसिटी लेस। जहाँ भी क्वांटिटी में फॉल बहुत ज़्यादा आए तो मोर, बहुत हल्का सा आए ना आए तो लेस। अगला देखते हैं, एडिक्शन या हैबिट भी बोल सकते हैं इसको। कंज्यूमर हैज़ एडिक्शन, जैसे सिगरेट। फिर वही केस ले लो, प्राइस बढ़ा है 10%। अब खुद सोचो, एक बंदे को आदत लगी पड़ी है पर प्राइस 10% बढ़ गया, वो तो भी अपनी क्वांटिटी को कम नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको आदत लग चुकी है। क्योंकि क्वांटिटी नहीं फॉल हो रही तो इलास्टिसिटी लेस, क्वांटिटी ज़्यादा फॉल करती तो इलास्टिसिटी मोर। अब नो एडिक्शन या हैबिट, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैकडॉनल्ड्स का, डोमिनोज का, कोई सामान है, एडिक्शन नहीं है, उसका प्राइस जब बढ़ा तो हमने उसकी क्वांटिटी इजीली बहुत फॉल करवा दी क्योंकि हमें उसकी हैबिट या एडिक्शन नहीं है। क्वांटिटी मोर फॉल, इलास्टिसिटी मोर। पॉज करके लिखते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। फोर्थ, परसेंटेज कितना आप खर्च कर रहे हो। मान लो आप हाई परसेंटेज खर्च करने जा रहे हो, जैसे मान लो मैं एक घर खरीदने जा रहा हूँ, घर ही मान लो 2 करोड़ का और प्राइस इंक्रीज़ हो गया 10%। अब 2 करोड़ की चीज़ अगर 10% भी बढ़ गई तो वो तो 20 लाख हो गई। तो हम सब लोग ऐसे में क्वांटिटी गिरा देंगे क्योंकि उसमें जैसे ही प्राइस बढ़ेगा बहुत मोटा इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे बजट पे, क्वांटिटी उसकी कम। अब हम नहीं ले रहे, इलास्टिसिटी हो गई हाई क्योंकि क्वांटिटी बहुत फॉल कर दी हम में से मेजॉरिटी लोगों ने। अब मान लो हम 1 रुपये की माचिस की डब्बी या मैच बॉक्स या सुई ऐसी कोई छोटी चीज़ लेने गए हैं 1 रुपये की, उसका प्राइस 10% क्या 50% भी बढ़ जाए, 1 रुपये की वो मैच बॉक्स 1.5 की भी हो गई तो भी हम उसकी क्वांटिटी नहीं गिराते क्योंकि 1-1.5 रुपये के पीछे मैं इधर उधर क्वांटिटी उसकी छोड़ दूं या दुकान चेक करने जाऊं कहीं और से ले लूं, ऐसा नहीं होता। बंदा जितनी क्वांटिटी लेनी है वो ले ही लेता है। तो ऐसे वक्त पे इलास्टिसिटी हो जाएगी लो या लेस, या वो चेंज ही नहीं करता।
क्योंकि छोटी बातों में कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस बढ़ने पे भी। जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा डाउन हो जाती है या बहुत बढ़ जाए, अभी हम डाउन वाले एग्जांपल से समझ रहे हैं बात को, तो वो होता है ज़्यादा इलास्टिक। नेक्स्ट, यूजेस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो जो एग्जांपल्स बोल रहा हूँ वो भी पॉज करके अपने लिखते रहना। जैसे किसी चीज़ के बहुत सारे यूज़ हैं, मान लो मिल्क, चाय भी बनती है, मैंगो शेक बन रहा है, दही बन रही है, पनीर बन रहा है घर पे, तो कई चीज़ें बन रही हैं। अब इसमें भी वही रूल लगा लो, मान लो प्राइस इंक्रीज़ हो गया 10%, अब क्या होगा, मैंगो शेक बंद हो गया घर में बनना, दही बन रही थी वो बंद हो गई या बहुत कम हो गई, पनीर कम हो गया, तो बहुत सारे यूजेस हमने कम कर दिए, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा फॉल कर जाएगी। या रिवर्स कर लो, मिल्क का प्राइस सस्ता हो गया, तो जहाँ सिर्फ पहले चाय बन रही थी, अब पनीर भी बन रहा है, दही बन रही है, उसमें मैंगो शेक बन रहा है, आइसक्रीम बन रही है, बहुत सारे यूजेस बढ़ जाएंगे, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अप भी चली जाएगी और प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डाउन भी चली जाएगी, तो बहुत फ्लक्चुएशन होती है क्वांटिटी में। तो ये होते हैं चीज़ें मोर इलास्टिक। और सिंगल यूज़ है, किसी चीज़ का सिर्फ एक ही यूज़ है, तो उसका प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, उसकी क्वांटिटी को हम प्लस माइनस ज़्यादा कर ही नहीं पाते, क्योंकि कहाँ लगाना है, एक ही जगह तो लगाना है, तो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। जैसे ये मेरा पेन, मुझे सिर्फ इससे लिखना है और तो इसका कुछ नहीं कर सकता, तो मान लो ये पेन बहुत सस्ता हो भी जाए, तो ये नहीं है मैं हज़ारों खरीद लूँगा कि हर जगह इसको यूज़ करना शुरू कर दूँ, मैं कर ही नहीं सकता इसको यूज़। या इसका प्राइस बढ़ जाए तो मैं कहूँ इसको यूज़ करना ही बंद कर दूँगा, तो भी मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे जितना चाहिए उतना ही चाहिए, तो इसकी क्वांटिटी मेरी फिक्स ही रहती है, बहुत अप भी नहीं होगी, बहुत डाउन भी नहीं होगी। तो ये हो गया सिंगल यूज़ है लिखना, लेस इलास्टिक। इसको क्वांटिटी को मैं ना बहुत बढ़ा सकता हूँ ना बहुत कम कर सकता हूँ। 6th एग्जाम्पल लिखते रहना, फिर बोल रहा हूँ। 6th, पोस्टपोन करना किसी चीज़ को पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल। अब पेपर में आपको ऐसे एरो बना के और ये नहीं लिखना, पेपर में तो लैंग्वेज होती है पूरी, इफ़ अ प्रोडक्ट हैज़ मैनी यूजेस देन इसकी क्वांटिटी का रिस्पॉन्स, पूरी लैंग्वेज जो स्टडी मटेरियल या बुक में है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आधा पौना घंटा एक ही क्वेश्चन में मुझे लग जाएगा, पूरा लिखूंगा, पर समझ आपको बस इतने से आ भी जाएगा, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। लैंग्वेज अपनी भी बना सकते हो, वर्ड टू वर्ड रटने की ज़रूरत नहीं होती है बुक से। पोस्टपोन अगर किसी चीज़ को कर सकता हूँ, मान लो किसी के पास 2 गाड़ियाँ पहले ही हैं, एक एक्स्ट्रा गाड़ी ले रहा था और उसका प्राइस बढ़ गया, तो वो उसकी क्वांटिटी को गिरा सकता है। हम सब गिरा सकते हैं क्योंकि उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं बाद में भी, तो जो पोस्टपोन हो सकता है उसकी क्वांटिटी गिर जाएगी, ज़्यादा गिरा सकते हैं, हाई इलास्टिसिटी। जो चीज़ पोस्टपोन नहीं कर सकते, मान लो डॉक्टर ने कहा है इस पेशेंट को 4 दवाइयाँ सुबह 4 शाम आपको देनी है, और उस दवाई का रेट मान लो 10% बढ़ गया, तो हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते कि भाई महंगी है चलो अगले महीने ले लेंगे दवाई, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पोस्टपोन करना बड़ा नुकसान वाला काम हो जाएगा। तो जितनी क्वांटिटी डॉक्टर ने बोली वही क्वांटिटी रहेगी, अप डाउन क्वांटिटी को नहीं कर पा रहे, पोस्टपोन नहीं कर पा रहे कि बाद में या पहले, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हो गया लेस इलास्टिक। समरी फिर बोल रहा हूँ, क्वांटिटी को अगर आप बहुत बढ़ा या बहुत घटा पा रहे हो प्राइस के बदलने पे, तो मोर इलास्टिक। नहीं चेंज कर पा रहे बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने हर बार प्राइस को बढ़ा के क्वांटिटी के फॉल को नोट किया, जहाँ बहुत फॉल मोर इलास्टिक, थोड़ा फॉल लेस इलास्टिक, या इन इलास्टिक वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे इलास्टिसिटी के केसेस थे। एक लास्ट बस एक और नोट बचा है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस, सिंपल लैंग्वेज में वाई एक्सिस कितने से चेंज हुआ अपॉन एक्स एक्सिस कितने से चेंज हुआ।
मान लो ये हुआ 10, 100 और ये हो गया 8, ये हो गया 150। एक एग्जांपल लिया। तो इस वक्त स्लोप कितनी है? फॉर्मूला हो गया y का चेंज इन y एक्सिस ये होता है प्राइस, ये हो गया हमारा x एक्सिस चेंज इन क्वांटिटी। तो स्लोप निकालते हैं चेंज इन प्राइस, फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड -2 अपॉन चेंज इन Q 150 माइनस 150। तो ये आ गया हमारा स्लोप। अब स्लोप का कनेक्शन इलास्टिसिटी के साथ भी बनाया जा सकता है। देखो कैसे, ये स्लोप हो गया डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, और हमने ऊपर पढ़ा था अभी पहले कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है P/Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P, डेल्टा Q बाय डेल्टा P, और ये आया है डेल्टा P बाय डेल्टा Q। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन स्लोप, क्योंकि जब आप 1 अपॉन स्लोप करोगे, इसको मान लो स्लोप है डेल्टा P बाय डेल्टा Q, ये ऊपर आ जाएगा, वही बन गया। तो ऐसे भी मैं क्वेश्चन एक बना सकता हूँ, इलास्टिसिटी पूछने को कह सकता हूँ, P, Q और स्लोप दे दूँ, तो ये फॉर्मूला हो गया। बाकी क्वेश्चन करवाने वाला कुछ ऐसा है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसके साथ ही हमारा डिमांड यूनिट जो था, डिमांड सारा का सारा उसके सारे पार्ट्स और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सारे पार्ट्स, वो हमारे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।